और कुछ और खबरों के लिए चलिए सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी स्नेहलता और विवेक बने हुए हैं। बिल्कुल अवधेश, देखिए 3 बड़े राज्यों का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर आज के दिन जो डेवलपमेंट होने वाली है, ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा सकते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए। इसीलिए ऑब्जर्वर नियुक्त होने के बाद सीएम चेहरे की कवायद में एक स्टेप आगे बढ़ा जाएगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फतेह हासिल की है, उसके बाद से तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद पर पेश फंसा हुआ है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा 9 और 10 दिसंबर को तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री पद के तीनों नाम बीजेपी आलाकमान तय करेगा और उसके बाद उनके नाम का विधायक दल की बैठक में ऐलान किया जाएगा। तीनों राज्यों में चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। ऐसे में जीत का क्रेडिट भी पीएम मोदी को दिया जा रहा है। वसुंधरा राजे जहां दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली से दूरी बना ली है और सीएम का फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय जल्दी ही सीएम के ऐलान होने का दावा कर रहे हैं। कार्यकर्ता कह रहे हैं आपका भी नाम है आगे तैयारी में। काल्पनिक प्रश्न का जवाब दिया जाए बहुत जरूरी नहीं। विधायक दल की बैठक की तारीख वगैरह दी गई है कुछ? ऐसा लगता है कि रविवार तक संभावना है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा। निगाहें सभी की तीनों राज्यों पर टिकी हैं कि कब राज्यों के मुखिया का ऐलान होता है और बीजेपी किन पर दांव लगाती है। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस चल रहा है, उसमें बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि रविवार तक सीएम के नाम का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। वहीं चुनाव परिणाम के आने के 5 दिन बाद भी नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच सीएम की कुर्सी के दावेदारों के नाम को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी और अमित शाह की लगातार बैठकें हो रही हैं। इसी बीच बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि जल्दी ही सीएम पद के लिए सस्पेंस खत्म हो जाएगा। वास्तविक स्थिति तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा और शपथ लेगा। ऐसा लगता है कि रविवार तक संभावना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद से ही कई बड़े नामों पर सीएम पद के लिए चर्चा जोरों पर है, जिसमें पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का है। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आ रहा है। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता कह रहे हैं आपका भी नाम है आगे तैयारी में। काल्पनिक प्रश्न का जवाब दिया जाए बहुत जरूरी नहीं। कैलाश विजयवर्गीय की माने तो 1-2 दिनों में बीजेपी एमपी के सीएम पद के लिए नाम का ऐलान कर सकती है। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में दिल्ली तक सीएम चेहरे को लेकर के दौर जारी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के बीच पहुंच गए। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वजह सीएम पद, जिसका ऐलान बाकी है। इन सब के बीच शिवराज सिंह चौहान अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लाडली बहनों से मिल रहे हैं, तो बहनें भी अपने भाई का शानदार स्वागत कर रही हैं। लाडली बहनें शिवराज चौहान को राखी बांध रही हैं, उन्हें तिलक कर रही हैं। सभी को भरोसा है कि शिवराज चौहान ही फिर राज्य के सीएम बनेंगे, लेकिन शिवराज ने यह फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस के ईवीएम पर हार कर ठीकरा फोड़ने का भी शिवराज सिंह ने जवाब दिया। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो श्योपुर में वो क्यों जीतते। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया, जिसका समर्थन कैलाश विजयवर्गीय ने भी किया। शिवराज जी ने जो कहा वो भी बिल्कुल ठीक है, 29 सीट लाएंगे। दरअसल शिवराज सिंह चौहान सीएम पद को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, बल्कि लोकसभा चुनाव की सभी सीटें जीतने की बात कह रहे हैं। बीजेपी 3 राज्यों में जीती और तीनों राज्यों में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि छत्तीसगढ़ को लेकर यह सस्पेंस अब खत्म होने वाला है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर के बाहर से निकलती इस व्हाइट कलर की कार में सवार हैं सांसद पद से त्यागपत्र देने वाली नई नवेली विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह। 7 दिसंबर की देर शाम छत्तीसगढ़ सीएम की रेस में शामिल रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। लगभग 30 मिनट की मुलाकात के बाद रेणुका सिंह निकली तो माना जा रहा है कि वो दिल्ली से दूर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को और मजबूत करेंगी। रेणुका सिंह के समर्थकों ने चुनाव प्रचार के दौरान ही सीएम दीदी का नारा लगाकर सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी पेश कर दी थी और जीत के 2 दिनों बाद यानी कि 5 दिसंबर को उनके घर पर पूजा पाठ और हवन का भी आयोजन किया गया था। जीत के बाद से ही सीएम पद की दावेदारी पर दिग्गज नेता रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। हालांकि सीएम पद की दावेदारी को लेकर रेणुका सिंह भी अभी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं लग रही।
और पार्टी मुझे जब भी जो जिम्मा देगी मैं वही करूंगी। मैं वो कार्यकर्ता हूं जो हमेशा संगठन के बताए हुए रास्ते पर चलती हूं। जब जब उन्होंने जो कहा मैंने वही किया। तो देखिए, आप हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में जीत के 6 दिन बाद भी बीजेपी की तरफ से सीएम फेस को लेकर के पशुपेश या पर्दा ना उठने की स्थिति पर विपक्ष का क्या कहना है, वो भी देखिए। चुनाव नतीजों के बाद से अब तक बीजेपी एमपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री इसलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि बीजेपी में अंदरूनी झगड़ा है। ये बीजेपी पार्टी बड़े जोर शोर कहते थे ना कि हमारी पार्टी में डिसिप्लिन काफी है, जो बात कहे जाएगी सब पालन होते रहेंगे। मुझे लगता है वो नहीं हो पाती है, अंदरूनी लफड़ा काफी तेज होते जा रहे हैं। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सवाल उठाए। जनता ने जो विश्वास दिया है तो जल्द से जल्द एक चेहरा हो और चेहरा सारी जिम्मेदारी संभाले। यहाँ पर तो किसी को जिम्मेदारी लेने की आदत ही नहीं है ना। ये लोग बगैर के सवालों के सरकार चला रहे हैं। 3 राज्यों में सरकार के गठन में देरी को लेकर कांग्रेस सहित कई दल बीजेपी पर हमलावर हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी की अंदरूनी कलह इस देरी की वजह है। भारतीय जनता पार्टी में अभी जो मुखिया बैठे हैं उनको डर लगता है कि कोई बड़ा नेता हो जाएगा, कल को हमारे लिए भी दिक्कत आ सकती है। विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में मिली करारी हार की समीक्षा कांग्रेस आज से करने वाली है। कांग्रेस मुख्यालय में इसको लेकर बैठक होगी आज, यानी 8 तारीख को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर बैठक होगी और राजस्थान के बारे में 9 तारीख को समीक्षा की जाएगी कि हार कैसे मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद से कांग्रेस हार के कारणों की तलाश में जुटी है। कांग्रेस 2 दिन दिल्ली में हार पर विश्लेषण करेगी और हार की समीक्षा करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की उपस्थिति में होने वाली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी और सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस आलाकमान आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिली हार पर समीक्षा करेगी। पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दोपहर 2:30 बजे बैठक होगी और इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की शाम 4:30 बजे बैठक होगी। राजस्थान कांग्रेस की 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे बैठक होगी। चर्चा होगी, मीटिंग होगी, समीक्षा बैठक होगी, तो वहाँ बात करेंगे। 3 राज्यों के चुनावी आंकड़ों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में 35 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर कांग्रेस को सिर्फ 66 सीटें मिली। राजस्थान में 199 सीटों में से कांग्रेस 69 सीटें ही जीत सकी। 3 राज्यों में करारी हार के बाद से कांग्रेस हिली हुई है और अब कांग्रेस इसके पीछे की वजह को तलाश कर रही है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को अभी भी 7-8 मंत्री मिलना संभव है संख्या के हिसाब से, लेकिन ऐसे में हलचल बढ़ी हुई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। ये देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव के बाद दिल्ली में सियासी हलचल बनी हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उनकी मुलाकात से प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के कयास तेज हो गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर चर्चा तेज हो गई है। योगी सरकार में कौन कौन मंत्री बनेगा, इसकी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए कई नेता इस आस में बैठे हुए हैं कि कैबिनेट विस्तार में उनको मंत्री बनना तय है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी के दिल्ली से लौटने के बाद कैबिनेट विस्तार की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। ऐसे में यूपी में भी सियासी हलचलें तेज हो गई। बात की जाए योगी मंत्रिमंडल की तो अभी भी 8 मंत्रियों की जगह खाली है। माना जा रहा है नए मंत्रिमंडल में एनडीए में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर और दोबारा बीजेपी का दामन थामने वाले दारा सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यूपी में जो इन्वेस्टर समिट हुआ योगी सरकार ने कराया, उसका असर भी अब दिखने लगा है। लखनऊ में पीओसीटी ग्रुप ने जो उपकरण होते हैं मेडिकल, उसके स्थापना की यूनिट एक स्थापित कर दी है। क्यूलाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और एलिटेक ग्रुप के स्ट्रेटेजिकल कोलैबोरेशन में विश्वस्तरीय उपकरणों के निर्माण के लिए लखनऊ में आधारशिला रखी गई। निरीक्षण समारोह में एलिटेक ग्रुप के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। क्यूलाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड में 500 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने का प्रस्ताव है। पहले चरण में 200 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। फरवरी 2023 में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
इन्वेस्टर समिट निवेश परियोजना के अंतर्गत मेजर्स क्यूलाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने लखनऊ क्षेत्र में 500 करोड़ का निवेश कर चिकित्सीय उपकरणों के निर्माण इकाई की स्थापना का MOU साइन किया था। इसके उद्घाटन को जल्दी ही आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। कंपनी के इस कदम ने लखनऊ और उत्तर प्रदेश को भारत में एक विशेष स्थान प्रदान कराया। इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है। कैंसर से जूझ रहे जूनियर महमूद का निधन हो गया है। 67 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। आपको बता दें कि मशहूर अभिनेता रहे और 250 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन कैंसर से जूझ रहे थे जूनियर महमूद और 67 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं। बाल कलाकार के तौर पर अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद जो फिल्मी सफर था उनका आगे बढ़ता रहा। 250 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया और हाल ही में उनसे मिलने के लिए जॉनी लीवर पहुंचे थे, सचिन पिलगांवकर पहुंचे थे उनकी खराब तबीयत की खबर मिलने के बाद, लेकिन आज जूनियर महमूद ने अंतिम सांसें ली हैं। और एक बड़ी सियासी खबर के लिए रुख करते हैं स्नेहलता का। बिल्कुल अवधेश, और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और निगाहें टिकी हुई हैं वो है 3 राज्यों में सीएम फेस को लेके। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल है और इस चेहरे को लेकर के आज एक कदम आगे बढ़ने की खबर मिल रही है। वो कदम होगा पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर तैनात करने की, और ऑब्जर्वर तैनात होने के बाद विधायक दल की बैठक होती है और इसी बैठक से नाम निकल करके सामने आता है। ये तो रहा प्रोसेस, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये है MP छत्तीसगढ़ के लिए ऑब्जर्वर चुने जा सकते हैं। 9 या 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक संभव है और इस बैठक के बाद ही नाम और चेहरा सामने आता है। तो देखिए बीजेपी की ओर से 3 राज्यों में सीएम पर मंथन जारी है और आज की डेवलपमेंट ये है कि पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर राजस्थान के लिए चुने जा सकते हैं। सबसे ज्यादा उठापटक जिसे कहा जा रहा है, जिस तरीके से विधायकों के आने जाने की दिल्ली तक की दौड़ देखी जा रही है जयपुर से, वो राजस्थान में काफी तेज है। ऐसे में आज सबसे पहले पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर चुने जा सकते हैं राजस्थान के लिए। तो चलिए अब ग्राउंड पर लिए चलते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर ही हलचल तेज है और ये ग्राउंड की हलचल आप तक पहुंचाने वाले हैं हमारे तमाम सहयोगी जो लगातार दिन रात से आ रही हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली से हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज पांडे और दिल्ली में वसुंधरा राजे के घर से दिव्यांकर तिवारी भी हैं। उनके घर के सामने रात से दिन तक हलचल बनी हुई है, उस पर निगाहें और दिव्यांकर रिपोर्ट करेंगे। और जयपुर से अभिषेक उपाध्याय वहां की हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी बीच इन तमाम रिपोर्टों से हम डिटेल में बड़ी खबर आपको बताते चले। बड़ी खबर क्या मिल रही है? बड़ी खबर यह है कि वसुंधरा राजे अमित शाह जेपी नड्डा से मिली हैं। देर रात, आधी रात करीब ये मुलाकात हुई है। कल शाम से ये खबर चल रही थी कि मुलाकात हो सकती है, लेकिन ये मुलाकात हुई कब? रात 12 बजे, यानी आधी रात। पूरी तैयारी के साथ जेपी नड्डा से मुलाकात हुई वसुंधरा राजे के, जिसे कहते हैं फुल प्रेप, पूरी प्रेपरेशन के साथ। हाथ में ये फाइल, और फाइल में देखिए हरी गुलाबी रंग की मार्किंग के साथ, यानी कुल मिलाकर के हाईलाइटेड जो पॉइंट्स थे, पॉइंटर्स थे, वो बुलेट पॉइंट के साथ ही नहीं डिटेल्स के साथ, यानी पूरी तैयारी के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया मिलती हैं अमित शाह से और इसके साथ जेपी नड्डा से। चलिए हलचल जो दिल्ली में है उसकी डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे ग्राउंड पर सहयोगी नीरज पांडे। कल रात से अब तक की जो हलचल रही है, खासकर जो पूरी मार्किंग के साथ प्रेजेंटेशन दी है, पेपर के साथ नजर आई है, इसके क्या मायने हैं नीरज? देखिए, वसुंधरा राजे बहुत सधी हुई पॉलिटिशियन हैं। वो कभी भी कोई भी काम जो करती हैं वो पूरे तथ्यों के साथ करती हैं। कल जब वो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने गई तो उनके हाथ में एक फाइल थी और उस फाइल में राजस्थान चुनाव का पूरा लेखा जोखा था, यानी कि कौन सा टिकट किसकी पैरवी से दिया गया, किसने किस कैंडिडेट की पैरवी की, किसने किसकी जिम्मेदारी उठाई थी चुनाव लड़ाने की, किसने उनको टिकट दिलाने की जिम्मेदारी उठाई थी, किस लोकसभा में कितनी सीटें जीती हमने और कितनी हारी हमने और क्यों हारी, ये सारा लेखा जोखा लेकर वो पहुंची थी जेपी नड्डा के घर में। उनके हाथ में जो फाइल थी, पहले ऊपर जो पन्ना लगा हुआ था उसी में आप देखें तो लिखा हुआ था कि लोकसभा वाइज सीटों का विवरण, यानी कि जो सीटें जीती, जो हारी, किस लोकसभा क्षेत्र में कितनी हारी, यानी कि हमने कोटा में कितनी हारी, बूंदी में कितनी हारी, आप जो है झालावाड़ में कितनी जीती, कितनी हारी,
हमने जयपुर में, ये सारा ब्यौरा लेके गई थी। तो दरअसल वो इसके पीछे का लब्बो लुबाब ये है कि वसुंधरा राजे चाहती थी कि किसी भी तरह से आप अगर कोई आक्षेप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, कोई हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो उसका ब्यौरा हम आपके सामने रख रहे हैं कि इसका कारण क्या है। क्योंकि बहुत सारे दबी जुबान से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में भीतर घात नहीं होता तो शायद ये सीटें 115 से जाके 125 या 140 तक पहुंचती, और उसके लिए कहीं ना कहीं दबी जुबान से वसुंधरा राजे को जिम्मेदार माना जा रहा था। तो वसुंधरा राजे उस जिम्मेदारियों के बारे में जो सवाल उन पर किए जा रहे हैं उसका जवाब देने कल जेपी नड्डा के पास पहुंची थी। बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा और इसके साथ ही उन्होंने ये पूरा फैसला आला कमान पर भी छोड़ा। जेपी नीरज बाकायदा रिसर्च के साथ पहुंची थी, जरूरी हम आएंगे आपके पास, बाकायदा रिसर्च के साथ पहुंची थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से, तो इसमें क्या महारानी को ही ताज मिलेगा या फिर रिवाज बदल दिया जाएगा? क्योंकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई भी जो नया चेहरा है वो हो सकता है राजस्थान में। अब क्या है कि नड्डा से मुलाकात हुई तो आखिर में क्या बातचीत हुई है ये हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान की हर लोकसभा क्षेत्र का लेखा जोखा वसुंधरा राजे ने उस मुलाकात में पेश किया। बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन वाली सीटों का हिसाब भी उसी में रखा गया था, इसका भी लेखा जोखा पेश किया गया वहां पर। और इसके अलावा लोकसभा में खराब प्रदर्शन वाली सीटों का जो गणित है वो भी लेकर वसुंधरा राजे वहां पर पहुंची हुई थी जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान। विधानसभा की जीती सीटों की भी एक रिपोर्ट इन पूरे फाइल्स में थी। ये सारा लेखा जोखा और ये लेकर वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंची थी। बिल्कुल, तो क्या सब कुछ हुआ वो विवेक ने बता दिया। दिव्यांकर आपके पास आ रहे हैं। एक तरफ तो वसुंधरा राजे ने तथ्यों के साथ बात की, लेकिन दूसरी तरफ उनके आवास पर लोगों के, विधायकों के मिलने जुलने का सिलसिला भी जारी है। क्या चल रहा है? जो विधायक मिलने आ रहे हैं वो क्या उनके करीबी माने जाते हैं? जो घर पर चहल पहल वो किस तरीके की है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई उसके बाद जो लगातार जो सियासी हलचल है उसकी पूरी जो केंद्र है उसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे ही हैं। वसुंधरा राजे का ये जो घर है सरोजनी नगर का, और यहीं पर हम लगातार बीते रोज़ भी यहाँ पर हमारी नज़र बनी हुई थी और आज भी यहाँ पर नज़र बनी हुई है। लगातार जो लोग हैं, कुछ विधायक हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो सस्पेंस है सीएम के पद को लेकर, उस पर पूरा सस्पेंस बना हुआ है और उसकी चर्चा जो है वो जयपुर से पूरे दिल्ली तक लगातार हो रही है। और इसी के बीच लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार बीते रोज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करती है और लगातार तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा समय तक वहां पर रहती है और पूरी डिटेल के साथ जो मुलाकात होती है वो होती है किस तरह से अलग अलग तमाम जो सारी सीटें हैं उसको लेकर चर्चाएं होती है, किस सीटों पर हार हुई, किस वजह से हार हुई, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। और उन्होंने जो जानकारी निकल कर आ रही है, उन्होंने सारी चीजें राजस्थान के बड़े चेहरे मिलने आ चुके हैं वसुंधरा राजे से इस आवास पर। जी कुछ विधायक जो है अवधेश, जो जानकारी निकल कर आए उसमें कुछ विधायक जो है वो वसुंधरा राजे से संपर्क में लगातार हैं, कुछ से लगातार, चूंकि राजस्थान के एक बड़े चेहरे के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया आती हैं, 2 बार की सीएम रह चुकी हैं, एक बड़ा नाम उनके चेहरे पर जो चुनाव है वो भी लड़ा गया था। और उसके बाद इस बार चूंकि हालांकि बीजेपी ने जो चेहरे का ऐलान है सीएम फेस का, उसका ऐलान नहीं किया था, लेकिन इन सब के बावजूद जो उनका बड़ा सियासी कद है उसके चलते जो तमाम सारे जो विधायक हैं उनके लगातार संपर्क में हैं और लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं किस तरह की जो आगे की रणनीति है उसके बारे में। लगातार वो जो उनके खास विधायक हैं जो जीत कर आए हैं उनसे लगातार संपर्क में बनी हुई है, उनसे लगातार जानकारी ले रहे हैं किस तरह की रणनीति जो है वो होनी चाहिए। इसके चलते वो लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं से मुलाकातों का दौर तो उधर जारी रहा, लेकिन और भी कई खबरें निकल कर सामने आए। अभिषेक उपाध्याय आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अभिषेक के पास लिए चलते हैं। अभिषेक, ये जो लेखा जोखा पेश किया गया है इसके क्या मायने हैं? खबर तो ये भी है कि आला कमान जो नाराज है तो मुख्यमंत्री कोई और हो सकता है, लेकिन पूरा जो लेखा जोखा है, हिसाब किताब लेकर वसुंधरा राजे पहुंची हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? 2 बातें हैं। एक तो जो नीरज बता रहे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वसुंधरा राजे ने लोकसभा के मद्देनजर एक चीज बताई है कि लोकसभा जो सीटें हैं उनमें किस बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या रहा है, और ये बताने का उनका मकसद क्लियर था कि 2024 की जहां लड़ाई होगी वहां उनकी जैसी इनसाइट किसी के पास नहीं है, उनकी जैसी जानकारी और उनके जैसा जो गाइडेंस है, रणनीति है, वो वही इकलौती वही उस रेस में सबसे आगे हैं। एक ये परोक्ष एक इशारा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो उन्होंने
बताया है, हमारे पास जानकारी है कि उन्होंने उन 49 सीटों की भी जानकारी दी जहां उन्होंने कुल 60 सभाएं की हैं और उनमें से 36 सीटें बीजेपी जीती, यानी कि 73% का जो स्ट्राइक रेट रहा है वसुंधरा राजे का अपना, जहां उन्होंने प्रचार किया है वो भी उन्होंने सामने रखा है। ये वो इस बात को साबित करता है कि उनका अपना भी बड़ा योगदान है इस पूरी जीत में। तो लोकसभा चुनाव का पूरा ब्यौरा, लोकसभा के मद्देनजर की रणनीति का ब्यौरा और अपनी खुद की जो उनकी परफॉर्मेंस रही उसका भी ब्यौरा उन्होंने सामने रखा और इस सबके पीछे उद्देश्य यही है कि वही हैं जो राजस्थान को संभाल सकती हैं। जी ठीक है अभिषेक, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नीरज पांडे आप हमारे साथ बने रहिए। अगली बड़ी खबर मैं बताता हूं दर्शकों को। मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, इसका फैसला अगले 48 घंटे में हो सकता है। सीएम के नाम पर फैसले को लेकर पीएम मोदी ने 3 दिन में 3 बार बैठक की। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच भी कई राउंड की बैठक हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटे में सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा। ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। रविवार यानी अगले 48 घंटे। अगले 48 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा। मध्य प्रदेश की दिलचस्प तस्वीर यह है कि मौजूदा सीएम और सीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं आए। दिल्ली में मंथन हो रहा है। सीएम पद के तमाम दावेदार बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं। तो उस वक्त शिवराज 6 दिसंबर को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे थे। 7 दिसंबर को श्योपुर पहुंचे। 8 दिसंबर यानी आज शिवराज राघवगढ़ में होंगे। सीएम पद के दूसरे दावेदार दिल्ली दरबार में दावा मजबूत कर रहे हैं, तो शिवराज ग्राउंड पर उतरकर मिशन 24 में 29 सीटें जीतने की तैयारी में जुट गए। आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। शिवराज जानते हैं कि 23 का सेमीफाइनल जीतने के बाद पार्टी की नजर 24 के फाइनल पर है। सीएम वही बनेगा जो 24 के फाइनल में जीत दिलाने का दम रखता। 23 में शानदार जीत के साथ वो अपना दम दिखा चुके हैं, इसलिए बेफिक्र हैं। हालांकि दूसरे दावेदार कह रहे हैं कि 23 की जीत भी मोदी के मैजिक के भरोसे हुई। इस जीत के लिए श्रेय किसको जाएगा? मोदी जी को, मोदी जी के नेतृत्व को। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता कह रहे हैं आपका भी नाम है आगे तैयारी में। अब काल्पनिक प्रश्न का जवाब दिया जाए बहुत जरूरी है। शिवराज के मौन और दूसरे दावेदारों की मुखरता के बीच सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आज तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर सकती है। 9 और 10 दिसंबर तक तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक हो जाएगी, यानी रविवार तक सस्पेंस खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी की शपथ के बाद कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में कलह की वजह से सीएम का फैसला अटक गया है। बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों को तवज्जो नहीं दे रही है। बीजेपी पार्टी के अंदर अंदरूनी लफड़ा हर सूबे में जहां जहां उनको जीत हासिल हुए हैं उसका भी काफी तेज होते जा रहे हैं, कुछ लोग तीखा होते जा रहे हैं। बिना चक्कर कोई काम होते बीजेपी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। ऐसा थोड़ी कि सोनिया जी ने कर दिया, राजीव जी ने कर दिया, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। ऐसा लगता है कि रविवार तक संभावना है। गुरुवार को ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, यानी चंद घंटों की बात है। 48 घंटे में मध्य प्रदेश में नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी सस्पेंस बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 48 घंटे में नाम सामने आ जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं 2024 के लिहाज से। नीरज हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, मनोज्ञा भोपाल से बनी हुई है। नीरज, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीर है, जितने मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, दिल्ली दौड़ चल रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इन सब से बेफिक्र होकर मध्य प्रदेश में जमीन पर काम कर रहे हैं। क्या चल रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश के समीकरणों को लेकर दिल्ली में? देखिए, शिवराज सिंह चौहान बहुत ही सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं। अवधेश, उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में फैसले आला कमान लेता है और आला कमान ने अगर फैसले ले लिए हैं, ऑब्जर्वर को ये मैसेज हो गया है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो चाहे वो कुछ भी कर लें, उनका कुछ नहीं होना है। ये भी बात जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वो एक सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार रिपीट हुई है और एक बड़ा मैंडेट मिला है। जब वो मुख्यमंत्री रहे, उनकी तमाम योजनाओं को लोगों ने सराहा है, तो उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि उनकी क्या अहमियत है पार्टी में, क्या उपयोगिता है, और उनकी अहमियत को भी पार्टी दरकिनार
करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में उनको मालूम है कि भाजपा अगर कोई फैसला लेगी तो उनका उसमें कहीं ना कहीं योगदान रहेगा। अब देखना ये होगा कि फैसला होता क्या है, क्योंकि आज शाम तक हो सकता है ऑब्जर्वर तय हो जाए, उसके बाद वो जाएंगे, विधायकों की बैठक होगी और उसके बाद बिल्कुल नीरज, आपने सही कहा कि प्रक्रिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये समझते हैं कि आलाकमान ने अगर फैसला ले लिया है तो फिर ले लिया है। लेकिन मनोज्ञा, अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो वहां पर किस तरीके की सियासी हलचल है, क्योंकि वहां पर शिवराज सिंह चौहान को भी चाहने वाले होंगे, कुछ लोग ये भी चाहते होंगे कि प्रहलाद पटेल बन जाए। ग्वालियर चंबल की बात करें तो वहां पर नरेंद्र तोमर को चाहने वाले लोग हैं। क्या चल रहा है राजधानी की फिजा में भोपाल में? देखिए, सिंधिया का भी नाम इसमें अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा थ्रिलर है जो बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज को फेल कर सकता है। शुक्र है शुक्रवार है कहते हैं, लेकिन इस समय बड़ी बड़ी बॉलीवुड थ्रिलर से भी ज्यादा थ्रिल पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस में आ रहा है। आज शुक्रवार का दिन होता है जब बड़े बड़े स्टार्स का फैसला हो जाता है, और आज कुछ इसी तरह तीनों मुख्यमंत्रियों के भाग्य का फैसला लगभग निश्चित लग रहा है अगले 24 घंटे के अंदर। ये बड़ी बात इसलिए होगी क्योंकि भोपाल में जो कैंपेन चला था पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें एक टैगलाइन बीजेपी ने बड़ी साफ कर दी थी, एमपी के दिल में मोदी और मोदी के दिल में एमपी। इससे एक बात तो साफ थी कि चेहरा पूरी तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं थे। दूसरी बात, सारे केंद्रीय मंत्रियों को जमीन पर उतारकर इस बात की पुष्टि हो गई थी कि अभी भी वो नहीं है, लेकिन अब कौन होगा इसका फैसला अगले 24 घंटे में हो जाना लगभग तय है। बिल्कुल, और अगले 24 घंटे बड़े सांसों को फुलाने वाले होंगे। आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज्ञा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। निजी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। अपने घर पर गिरने से वो चोटिल हो गए थे और रात 2 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से, जहां पर तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी ये मिल रही है कि देर रात अपने घर में वो गिरने से चोटिल हो गए थे और उनको हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर केसीआर का इलाज चल रहा है। तो रात को 2 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इस वक्त उनका इलाज चल रहा है हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में। तो बड़ी खबर, तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि कल रात को वो अपने घर में गिर गए थे, उन्हें चोट लग गई थी और उसके बाद हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और नमस्ते भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल होगी फिर सुबह मुलाकात।